नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस हिस्ट्री की अगली क्लास में। दिल्ली पुलिस 2025 को टारगेट रखते हुए हम ये जीएस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उसी दिशा में हमारी अगली वीडियो है। हमारा ये साथ साथ हिस्ट्री और ज्योग्राफी सबसे पहले हम कर रहे हैं, उसके बाद अगले सब्जेक्टों का जो बारी बारी से नंबर आएगा। ठीक है भाई। आज का हमारा टॉपिक है संगम काल। देखो, संगम काल क्या था? संगम काल था दक्षिण भारत में जो मौर्य काल के समय, मौर्य काल मौर्योत्तर काल के समय में जो भी शासकों ने शासन किया, जो भी राजवंशों ने शासन किया, उन्हें संगम काल कहा गया। अच्छा, ये संगम काल क्यों कहा गया? देखो, संगम का मतलब होता है एक सभा या संगोष्ठी। ठीक है, संगम का मतलब होता है सभा या संगोष्ठी। इस समय में क्या था, यहां पर सभा या तमिल कवियों की सभाएं आयोजित हुई थी। उन्हीं के ग्रंथों से, उन्हीं की कविताओं से, उन्हीं की रचनाओं से इस काल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस वजह से इस काल का नाम संगम काल रखा गया है। ठीक है, समझ में आई बात? क्यों कहा गया था? संगम मतलब सभा आयोजित होती थी। कुल 3 संगम आयोजित हुए। देखो, यह बताया जाता है कि तीनों के तीनों जो संगम है वो आपके पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित हुए। ठीक है, उन सभी के बारे में देखेंगे। देखो, संगम काल जो था वो 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक लगभग रहा था। 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक लगभग रहा था ये। ठीक है, देखो, इसके बारे में हम बारी बारी से देखेंगे। इसके तहत हम 3 राजवंशों का जो अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पांड्य, चोल और चेर। अच्छा, इसके बारे में मैं सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखो, भारत का ये जो नक्शा है, जैसा मैं बना पा रहा हूं, देखो, ये जो वर्तमान में केरला वाला क्षेत्र है, एक हमारे तमिलनाडु वाला क्षेत्र है और इसके ऊपर का क्षेत्र है। ठीक है, इन 3 क्षेत्रों में थे, ठीक है, अलग अलग जो राजवंश थे। देखो, इसमें जो थे, सबसे पहले देखते हैं, इसमें थे पांड्य। कौन थे? पांड्य थे। कौन थे? इसमें थे पांड्य। जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है उसमें कौन थे? पांड्य थे। इधर थे चोल। इधर कौन था? चोल राजवंश था। और इधर था चेर राजवंश था। देखो, इनका अलग अलग, देखो, क्वेश्चन यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आज आपके सभी जो डाउट है क्लियर होंगे। देखो, जो चेर वंश था उसके प्रतीक से बार बार क्वेश्चन पूछा गया तीनों से। चेर वंश का प्रतीक था वो था धनुष बाण प्रतीक था। पांडव वंश का प्रतीक था वो था मछली। और चोल वंश का प्रतीक था वो था क्या? बाघ। देखो, कैसे देखेंगे? मान के चलो यहां से कोई राजा खड़ा होकर तीर चलाता है, इधर की तरफ तीर चलाता है, तो इसके 2 शिकार हैं। पहला क्या है? बाघ है। और दूसरा क्या होगा? मछली होगी। इससे आप याद कर सकते हैं। चेर का क्या होगा? धनुष बाण हो गया। ऊपर क्या है? बाघ है। तो चोल का क्या होगा? बाघ हो गया। और मछली पानी पे तो तैरेगी। ठीक है, तो किसका? पांड्य का क्या हो गया? मछली हो गया। इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपको समझ में आ गया? ये जो पूरा क्षेत्र था इसमें क्या था? संगम काल वंश था। ठीक है, संगम वंश था। चेर केरला वाले क्षेत्र में, तमिलनाडु वाले में क्या है? तमिलनाडु और प्लस आंध्र प्रदेश वाले में क्या है? चोल और पांड्य राजवंश था। आपकी समझ में आ गया होगा भाई। देखो, मैंने बता दिया कि संगम काल इसका नाम क्यों रखा गया है। ठीक है, देखो, अब देखते हैं आगे। देखो, मैंने बताया था अभी संगम काल के तहत हम 3 राजवंशों का अध्ययन करेंगे, पांड्य, चोल और चेर। ठीक है, 100 से 300 ईस्वी तक ये रहा। ठीक है, संगम युग का मतलब तमिल कवियों की सभा हुई थी यहां पर। ठीक है, इन्हीं की रचनाओं से इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, इसी वजह से इसका नाम संगम काल रखा गया है। ठीक है भाई, देखो, सबसे पहले देखते हैं हम पांड्यों को देखते हैं। पांड्यों के बारे में देखते हैं। देखो, पांड्यों की राजधानी बहुत बार पूछी गई है। इनकी राजधानी थी मदुरई राजधानी थी। और इनकी तटीय राजधानी, ये एनटीपीसी में पूछा गया है, तटीय राजधानी इनकी कोरकाई। क्या नाम था? कोरकाई नाम था। ठीक है, इनका तटीय राजधानी क्या थी? इनकी कोरकाई थी। ठीक है, वैसे मदुरई थी। इनका प्रतीक क्या था? इनका प्रतीक था भाई मछली। जो पांड्य राजवंश का प्रतीक क्या था? पांड्य राज्य का प्रतीक था मछली थी। ठीक है, जैसे भारत का भी प्रतीक है अशोक चिन्ह है। ठीक है, तो ऐसे ही पहले भी प्रतीक हुआ करते थे। इनका जो पांड्य राजवंश का उल्लेख मिलता है वो मिलता है इंडिका में। मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसमें पांड्य राजवंश का उल्लेख मिलता है। इसके राजा जो है, अधिकतर राजा जो स्त्री थी, मतलब यहाँ की जो शासक थी वो अधिकतर क्या थी? स्त्रियां थी। यहाँ की अधिकतर जो शासक थी स्त्रियां थी। देखो, कुल 3 संगम आयोजित होते हैं।
तीनों के बताया था पांडवों के संरक्षण में आयोजित होते हैं, ठीक है। पहला संगम मदुरई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे ऋषि अगस्त। दूसरा संगम हुआ था कपाटपुरम में, जिसके अध्यक्ष वो भी ऋषि अगस्त थे। तीसरा संगम हुआ था उत्तरी मदुरई में, जिसके अध्यक्ष थे नक्कीरर थे, ठीक है। और सर्वाधिक साहित्य जो प्राप्त होते हैं संगम साहित्य, वो तीसरे संगम के ही लिखे हुए मिले हैं। तीसरे संगम के सबसे अधिक जो है साहित्य लिखे मिले हैं, ठीक है भाई। यहां तक क्लियर हो गया भाई। मैंने बताया था तीनों संगम पांडवों के संरक्षण में आयोजित हुए थे, ठीक है। देखो ऋषि अगस्त के बारे में देखते हैं। ऋषि अगस्त की पत्नी थी लोपामुद्रा। आपको पहले भी क्वेश्चन इससे पूछा गया है। देखो ऋषि अगस्त ने क्या काम किया, दक्षिण भारत का आर्यकरण करने का काम किया था। दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का प्रचार करने का काम किसने किया था, ऋषि अगस्त ने किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार में सबसे अहम भूमिका किसकी थी, ऋषि अगस्त की थी, ठीक है भाई। आगे देखो पांड्य राजवंश था, वो प्रसिद्ध था मोतियों के लिए। किसके लिए, मोतियों के लिए। पांड्य राजवंश में एक राजा हुए थे नेडियोन नाम के राजा हुए थे, जिन्होंने समुद्र की पूजा शुरू की थी। समुद्र की पूजा इन्होंने शुरू की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया भाई, समुद्र की पूजा किसने शुरू की थी, पांडव के राजाओं में, ठीक है भाई। देखो मैंने बताया था, देखो पांड्य राजवंश की एक जीवन रेखा हुआ करती थी। पांड्य राजवंश की एक जीवन रेखा हुआ करती थी, जिसे जो क्या थी, वेंगी नदी जो थी वो पांड्य राजवंश की जीवन रेखा थी। इस पांड्य राजवंश के समय में एक विदेशी यात्री भारत आए, मार्को पोलो। कहां से आए भाई, इटली से आए। क्वेश्चन पूछा जाता है मार्को पोलो किस देश से भारत आए, कहां से आए, इटली से भारत में आए थे, ठीक है। आगे आ जाता है हमारा, ये हो गया। आगे आ जाता है हमारा चोल वंश। देखो चोल वंश के बारे में कुछ यहां पर है, ठीक है। इन नोट्स में थोड़ा सा आपको 19-20 का वो मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखो चोल वंश के बारे में मैंने सोचा पहले यहां लिख रहे आगे, क्योंकि चोल राज्य जो 2 बार जो स्थापित हुआ था, ठीक है। तो लेकिन मैंने बाद में क्या सोचा, एक साथ ही पढ़ा देता हूं, ठीक है। तो पहले हम यहां से पढ़ के पहले चोल वंश को ही पूरा खत्म करेंगे। देखो चोल राजवंश के बारे में देखते हैं भाई। चोल राजवंश की जो राजधानी थी वो थी उरैयूर इसकी राजधानी थी, ठीक है। जो कि सूती वस्त्र का केंद्र था उस समय पर। क्या था, सूती वस्त्र का केंद्र था। बाद में यह राजधानी बना लेते पोहार, जिसे वर्तमान में कावेरी पट्टनम के नाम से जाना जाता है। बाद में राजधानी, क्वेश्चन दोनों पूछे गए हैं। राजधानी पहले क्या थी, उरैयूर था, बाद में पोहार राजधानी बना लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है चोल वंश के समय पर राजधानी जो पोहार को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो कावेरी पट्टनम के नाम से जाना जाता है। देखो इस राजवंश का प्रतीक पहले भी बताया था, यानी राज चिन्ह क्या था, ये बाघ या चीता था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी इन्होंने, चोलों ने, ठीक है। देखो ये सबसे मजबूत नौसेना थी इनकी। जो नेवी थी, नेवी की शुरुआत चोल ही करते हैं, ठीक है। नेवी की शुरुआत चोलों के द्वारा ही की जाती है। सबसे मजबूत जो नेवी थी इनकी। शक्तिशाली शासक कौन होते हैं, जो चोल वंश में सबसे शक्तिशाली शासक थे कौन, करिकाल से क्वेश्चन पूछा गया है। करिकाल ने ही स्थापना की थी पोहार की और बाद में राजधानी बनाया। करिकाल ने पोहार की स्थापना की। पोहार क्या था, एक बंदरगाह था। क्या था भैया, पोहार क्या था, बंदरगाह था, ठीक है। करिकाल ने एक बांध का निर्माण कराया, कहां पर, कावेरी नदी पर। क्वेश्चन पूछा जाता है कावेरी नदी पर बांध का निर्माण किसने कराया था, करिकाल ने कराया था। देखो पोहार का वर्तमान में नाम क्या है, कावेरी पट्टनम है। ये भी मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। सबसे शक्तिशाली नौसेना थी इनकी, सबसे शक्तिशाली नेवी थी। इस वजह से इन्होंने क्या है, श्रीलंका पर भी विजय हासिल की और लंबे समय तक अपने आधिपत्य में श्रीलंका को रखा, यानी अपने कब्जे में रखा। देखो इसके और राजा देख लेते हैं। चोल वंश का एक राजा था राजेंद्र प्रथम, जिसने उपाधि धारण की थी गंगई कोंड की। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, गंगई कोंड की उपाधि किसने धारण की थी, राजेंद्र प्रथम ने। इनसे संबंधित सारे मंदिर वगैरह सारी चीजें देख लेंगे। देखो एक राजा हुए राजराज, जिन्होंने मंदिर निर्माण कराया था। किसके, शिव और विष्णु के मंदिर का निर्माण कराया। देखो तंजौर राजराजेश्वर मंदिर और तंजौर का ही वृद्धेश्वर मंदिर इन्होंने ही निर्माण कराया था। बहुत बार पूछा जाता है तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर और तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, राजराज ने, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, किसके उपासक थे, शिव और विष्णु को, इनके मंदिर इसने निर्माण कराया था। देखो इस काल में मंदिरों के निर्माण किस शैली में हुए थे, विमान शैली में हुए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है विमान शैली में इस काल में मंदिरों का निर्माण हुआ था, ठीक है। देखो एक मंदिर है कांचीपुरम का मंदिर, जिसे कैलाश मंदिर भी कहा जाता है। वो भी आपके चोल राजवंश के समय ही उसकी स्थापना हुई थी। देखो ठीक है। अब मैंने क्या बताया, चेर आ गया। पहले हम चोलों को देख लेते हैं। देखो चोलों की जो भाषा थी क्या होगी,
तमिल भाषा थी। क्या थी? तमिल भाषा थी। देखो तमिल व्याकरण है वो कौन सी रचना है? विरोसोलियम। ठीक है, विरोसोलियम जिसकी रचना की थी बुद्धमित्र ने। किसने की थी? बुद्धमित्र ने। ठीक है, नाम्बिया डारनवी को तमिल भाषा का व्यास कहा गया है। नाम्बिया डारनवी को तमिल भाषा का व्यास कहा गया है। और तमिल भाषा की व्याकरण कौन सी कही गई है? विरोसोलियम, जिसकी रचना की थी बुद्धमित्र ने। ठीक है, अच्छा पुस्तकों के बारे में देख रहे हैं। एक पुस्तक है किसकी? एक पुस्तक है कुरल। कुरल जो पुस्तक है वो लिखी थी तिरुवल्लुवर ने। किसने? तिरुवल्लुवर ने। देखो चोल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वो माना जाता है विजयालम। इसने क्या है? दोबारा से चोल वंश की स्थापना करता है। ठीक है, पतन की ओर होता है चोल वंश, लेकिन विजयालम आता है और ये क्या है? चोल वंश की स्थापना कर देता है। और ये अपनी राजधानी बनाता है भाई तंजौर। कहाँ बनाता है? तंजौर। और विजयालम जो है मंदिरों का निर्माण कराता है। किस किसका? देखो एक है विशुम्भ सूदनी देवी मंदिर। एक क्या है? विशुम्भ सूदनी देवी मंदिर, इसका निर्माण कराता है। और उपाधि धारण करता है किसकी? नरकेसरी की। किसकी? क्वेश्चन पूछा गया है कि चोल राजवंश में नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी? किसने की थी भाई? विजयालम ने। विजयालम ने राजधानी तंजौर बनाई थी, मंदिर निर्माण कराता है, उपाधि धारण करता है नरकेसरी की। अच्छा, एक इसका राजा आता है, एक इसमें राजा आता है आदित्य प्रथम। क्या नाम था? आदित्य प्रथम आता है। देखो आदित्य प्रथम क्या है? पल्लवों को हरा देता है। पल्लवों को हरा देता है और उपाधि धारण करता है कोदंड राम की। क्वेश्चन पूछा जाता है उपाधियों से। कोदंड राम की उपाधि कौन धारण करता है? आदित्य प्रथम। किसे हराकर भाई? पल्लवों को हराकर। ठीक है, इसका पुत्र हुआ परांतक प्रथम। परांतक प्रथम जो पुत्र हुआ उसने उपाधि धारण की थी मदुरई कोंड की। क्वेश्चन ये भी पूछा गया बहुत बार। मदुरई कोंड की जो उपाधि है ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। मदुरई कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? परांतक प्रथम ने। ठीक है, देखो ये हारा था, इसे राष्ट्रकूट हरा देते हैं। राष्ट्रकूट हरा देते हैं तक्कोलम के युद्ध में। कहा के? तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूटों द्वारा इसे हार का सामना करना पड़ता है। परांतक प्रथम ने क्या है? शिलालेखों का निर्माण कराया। ठीक है, कौन सा शिलालेख का? उत्तर मेरूर का। क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर मेरूर शिलालेख का जो है निर्माण किसने कराया है? परांतक प्रथम ने, जिसमें प्रशासन का वर्णन है चोल काल का। ठीक है भाई, अगला राजा आता है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम, पहले राजराज देखा था, अब आ गया राजराज प्रथम। देखो राजराज प्रथम हराया था, इसने हराया था लंका के राजा महेंद्र पंचम को। लंका के राजा महेंद्र पंचम को हरा देता है और अपनी राजधानी बनाता है श्रीलंका की। कहां? जगन्नाथ मंगलम। कहां पर राजधानी बनाता है? जो महेंद्र पंचम को हराकर जगन्नाथ मंगलम राजधानी बनाता है। कौन? राजराज प्रथम। ठीक है भाई, सबसे शक्तिशाली जो नौसेना का निर्माण करता है और अरब सागर पर कब्जा करता है। अरब सागर पर कब्जा करके रखता है। कौन? राजराज प्रथम। ठीक है भाई, यहां तक हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं चोल वंश के बारे में। देखो पल्लव वंश को हम आगे पढ़ेंगे, पल्लव वंश को भाई आगे पढ़ेंगे हम। देखो अब एक शासक आता है, एक राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम, ठीक है, पूरे के पूरे श्रीलंका पर, संपूर्ण सिंहल राज्य पर, पूरे श्रीलंका पर कब्जा कर लेता है। अब तक तो उनका कुछ ही पार्ट था, लेकिन ये पूरे श्रीलंका पर कब्जा कर लेता है। सॉरी, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या था? इसका अन्य नाम था दक्षिण भारत का नेपोलियन। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का नेपोलियन कैसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। लेकिन दक्षिण भारत का नेपोलियन कैसे कहा जाता है? भैया राजेंद्र प्रथम को, ध्यान रखना। ठीक है, इसने राजधानी चोलपुरम। ठीक है, और यहीं पर क्या है? मंदिर का भी निर्माण कराया और इसके समय पर अकाल पड़ता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि चोल राजवंश में किस राजा के समय पर अकाल पड़ता है? किसके समय में पड़ता है? भैया राजेंद्र प्रथम के समय में पड़ता है। देखो, ठीक है, अच्छा एक युद्ध से पूछा जाता है। एक युद्ध हुआ था कोप्पियम का युद्ध। कोप्पियम का युद्ध हुआ था 1052 ईस्वी में चालुक्य और चोलों के बीच में। ठीक है, जिसमें चोलों की हार हुई, जिसमें राजा कौन था चोलों का? राजाधिराज प्रथम था। इसकी हत्या हो जाती है। ठीक है, एक अगला युद्ध होता है कुड़ल संगम का युद्ध। कुड़ल संगमम का युद्ध 1034 में होता है, चोल और चालुक्यों के बीच होता है। विजेता कौन होता है? वीर राजेंद्र होता है। विजय स्तंभ की निर्माण करता है कहां पर? तुंगभद्रा नदी पर। देखो मैंने क्या बताया था? चोल राजवंश में 200 से अधिक राजा हुए। चोल राजवंश का 200 से अधिक राजाओं का उल्लेख मिलता है। मैं अभी तो कह रहा था ये दो जगह क्यों करा है, क्योंकि इसकी स्थापना बाद में दोबारा से होती है। इसकी स्थापना बाद में दोबारा से होती है। ठीक है, तो ये नहीं कि सर आपने तो 100 से लेकर 300 ईस्वी तक बताया था। ठीक है, तो मैंने चोल जो है यहीं पर आपको पढ़ा दिया है पूरा कंप्लीट। ठीक है, ठीक है, वहां से कुछ दिन के लिए बिल्कुल समाप्त हुए, लेकिन 1000 बाद में भी देखो 1052 तक। ठीक है,
अब तक ये दिखाई देते हैं, ठीक है। एक राजा आता है कुलोतुंग, क्या आता है एक राजा, कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम जो था, इसकी मां थी चोल राजकुमारी, इसकी मां कौन थी, चोल राजकुमारी थी, और पिता कौन था, चालुक्य वंश का था। ये कैसा राजा था, इसके पिता तो चालुक्य वंश के थे, लेकिन जो माता क्या है, चोल राजकुमारी थी, ठीक है। पहले इनमें चोल और चालुक्य में दुश्मनी थी, लेकिन बाद में आके वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। ये उनसे दोनों का सम्मिलित राजा कौन होता है, कुलोतुंग प्रथम होता है। इसने टैक्स हटाया व्यापारिक वस्तुओं से और उपाधि धारण की थी सुंगत वृत्त की, सुंगत वृत्त की उपाधि धारण करता है। उसके बाद अगला शासक आता है कुलोतुंग, कुलोतुंग सेकंड। ये क्या काम करता है, चिदम्बरम मंदिर से जो गोविंदराज की मूर्ति, जो भगवान विष्णु की थी, उसकी मूर्ति को समुद्र में फेंकवा देता है, ठीक है। क्या है, उसकी मूर्ति को समुद्र में फेंकवा देता है, जिसे बाद में रामानुजाचार्य ने पुनरुद्धार कराया और तिरुपति मंदिर में स्थापित कराया था इसी मूर्ति को, ठीक है, गोविंद राज की मूर्ति को। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अंतिम चोल राजा कौन था भाई, राजेंद्र तृतीय था। कौन था, राजेंद्र तृतीय था। नटराज की मूर्ति को चोल संस्कृति का सार कहा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि नटराज की मूर्ति का निर्माण किस वंश के समय हुआ, किसके समय हुआ भैया, चोलों के समय हुआ, ठीक है। हमने पढ़ा चोल वंश, ठीक है, पूरा कंप्लीट मैंने कर दिया है, ठीक है, एक बार में, क्यों आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संगम काल का क्या रहेगा, साहित्य रहेगा। देखो साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। देखो मैंने बताया था 3 संगम का आयोजित हुआ था, पहला और तीसरा मदुरई में हुआ था, और सेकंड कहां हुआ था, कपाटपुरम में हुआ था। देखो इसका जो साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि संगम काल का साहित्य किस भाषा में, ठीक है, तमिल भाषा में। देखो इस समय 5 महाकाव्यों की रचना होती है। कौन कौन से, देखो सबसे पहला शिलप्पादिकारम। शिलप्पादिकारम बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। शिलप्पादिकारम जो है, इसमें नूपुर की कहानी है। नूपुर की कहानी में क्या है, इसके लेखक है इलांगो आदिगल, इसके लेखक है। इसमें क्या है, प्रेम कथा है, प्रेम कथा है। इसे क्या है, तमिल काव्य का इलियड कहा गया है, तमिल काव्य का इलियड इसे कहा गया है, किसे, शिलप्पादिकारम को। अगली है मणिमेखलई। मणिमेखलई जो है, तमिल काव्य का उड़ीसी कहा गया है, तमिल काव्य का उड़ीसी से कहा गया है। इसमें उल्लेख मिलता है संगम ललित कला के विकास का। इसमें मणिमेखलई में संगम ललित कला के विकास का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा का उल्लेख इसमें मिलता है। विष्णु पुराणों का इसमें उल्लेख मिलता है। अगली क्या है, जीवक चिंतामणि है, वलयपल्ली है, और एक है कुंडल केसी है। ये सभी क्या है, इसी समय के महाकाव्य हैं। अच्छा, अन्य रचनाओं के बारे में देख लेते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन सी, एक है तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम में क्या है, ये लिखी गई है तोलकप्पियर के द्वारा लिखी गई है। इसे तमिल भाषा की व्याकरण कहा गया है। ये सेकंड संगम के द्वारा लिखी गई है। केवल ये एकमात्र ऐसी रचना है जो सेकंड संगम के समय पर लिखी गई है। बाकी सभी रचनाएं जो है तीसरे संगम के दौरान लिखी गई है, ठीक है भाई। देखो एक है तिरुक्कुरल, इसे तमिल भाषा की बाइबल कहा गया है, इसे तमिल बाइबल कहा गया है। इसमें क्या है, दार्शनिक विचार है भाई। जो तिरुक्कुरल है, ये तमिल भाषा की बाइबल कहा गया है, इसमें दार्शनिक विचार है। ये क्या है, देखो एक है चूलामणि काव्य। चूलामणि जो काव्य है, यह तमिल भाषा का सबसे बड़ा काव्य है और सबसे अच्छा काव्य से माना गया है, ठीक है। देखो संगम काल में व्यापारिक केंद्र कहां था, अरिकमेडु में था। कहां था भाई, अरिकमेडु में था। क्वेश्चन पूछा गया है, भूमिकर थे करई और अल थे, ये थे इस समय पर भूमि के टैक्स थे, ठीक है। लोकप्रिय देवता कौन थे, मुरुगन थे। क्वेश्चन पूछा गया है कवि कम्मन जो है कुलोतुंग तृतीय के समय था। कुलोतुंग तृतीय के समय तमिल साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया है। देखो ग्रंथों में उजावर शब्द प्रयोग हुआ है। जो तमिल ग्रंथ है उनमें उजावर शब्द का प्रयोग हुआ है। वो क्या है, उजावर कहते थे साधारण हल चलाने वाले को। ये बहुत गहराई से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अभी एक वंश आ जाता है चेर वंश, जो कि संगम काल से संबंधित है। इसके बारे में देख रहे हैं। देखो चेर वंश की राजधानी क्या थी, वज्जी या फिर करुपुर थी। वज्जी इसकी राजधानी थी। राज चिन्ह क्या था, धनुष था। मैंने बताया था कहां पर, ये पूरा डिटेल से, ठीक है। पहला शासक था इनका उदयन जेरल शासक था। और अन्य शासक होता है सेनगुट्टवन इसका प्रतापी राजा था, जिसे लाल शेर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, लाल शेर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, लाल शेर के नाम से चेर वंश में किसे जाना जाता था, सेनगुट्टवन को जाना जाता था। सेनगुट्टवन ने क्या, पत्नी की पूजा शुरू की थी। पत्नी पूजा की शुरुआत कौन करता है, सेनगुट्टवन करता है, ठीक है। एक और राजा हुआ
नेदुनजेवरन, ठीक है, इसका राजा हुआ। इसने क्या है, जो चेर वंश में रोमनों से व्यापार स्टार्ट होता है, रोमनों से व्यापार स्टार्ट होता है और मंदिरों का निर्माण हुआ। कौन कौन से मंदिर का? एक मुजिरिस मंदिर का और एक ऑगस्टस मंदिर का, जो कि तमिलनाडु में है। मुजिरिस और ऑगस्टस मंदिर का निर्माण होता है कहां पर? तमिलनाडु में, ठीक है। कौन करता है? चेर वंश में, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, व्यापार के, रोमनों के साथ में व्यापार के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? पेरिप्लस ऑफ द अरेथेरियन सी, पेरिप्लस ऑफ द अरेथेरियन सी जो एक पुस्तक है, उससे इसके साक्ष्य मिलते हैं कि चेरों ने रोमनों के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ये लिखा हुआ पल्लवों को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, जब पल्लवों का समय आएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहा। कैसी लगी? संगम काल देख लिया, संगम साहित्य देख लिया, ये हमारी कंप्लीट वीडियो है, ठीक है। और इसमें हमने चोलों को भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है भाई। कैसी लगी वीडियो? ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।